Warm greeting to all students of Kids Planet School. Dear student, we are all well aware of ongoing coronavirus pandemic and the series of lockdown declared by government to keep us well protected. The lockdown has resulted in a shutdown of all educational institute, and hence the management of Kids Planet School has decided to bring about series of online lecture for various subjects on its own YouTube channel to help with academic progress of students. I, Girish Verma, will be a virtual teacher for science subject, and let us now begin with disaster management. डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर, फर्स्ट एड इमरजेंसी, मॉक ड्रिल. What is disaster? Dangerous event taking place in an environment is called disaster. मतलब जो भी dangerous event है वो environment में अगर होगा तो उसको disaster बोलेंगे. अब जो नेचुरल डिजास्टर हम लोग कंसिडर करते हैं वो अगर 2-3 एग्जांपल अगर नेचुरल डिजास्टर का देखें तो फ्लड, अर्थक्वेक और वॉल्केनोस है. अभी इनसे क्या होता है, एनवायरनमेंट में बहुत सारा चेंजेस होता है और ये लोग मैनकाइंड के लिए बहुत ट्रबल, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ट्रबल करते हैं, जैसे कि ट्रबल्स क्रिएट करते हैं. जैसे कि अगर 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 फ्लड होगा तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, ऊपर से घर टूटेगा, बिल्डिंग बिल्डिंग के पानी भर जाएगा नीचे, और बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे. फेमिन में भी पूरे खेती का खराब हो जाएगा, अर्थक्वेक में क्रैक्स आ जाएंगे, ये सब होगा. डिजास्टर कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है. यूएन के हिसाब से यूएन ने डिजास्टर का जो डेफिनेशन दिया है वो ये है: सडन इवेंट दैट लीड्स टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जो भी इवेंट जिससे लॉस होगा प्रॉपर्टी और लाइफ का, उसे डिजास्टर बोलेंगे. डिजास्टर को हम कहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिकॉशन भी नहीं पॉसिबल है. उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है और लाइफ को लॉस होता है. उससे इकोनॉमिकल, कल्चर, पॉलिटिकल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बिगड़ जाता है. जैसे कि अगर एक फ्लड आता है, फ्लड आने के बाद अगर उस एरिया में पूरा पानी भर जाता है, कितने लोगों का इकोनॉमिक पैसे का लॉस हो जाता है. पॉलिटिकल में मतलब जो पॉलिटिकल स्टैंड अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है. एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बराबर, लोकल बॉडीज बराबर एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते. कोई भी डिजास्टर सेम नहीं होता, सिमिलर नहीं होता. हर डिजास्टर एक से अलग रहता है और उनका सिचुएशन भी उनसे अलग, हर डिजास्टर का अलग रहता है. डिजास्टर को हम लोग अलग अलग वे में क्लासिफाई कर सकते हैं. कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर मतलब बहुत डेंजरस है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है. एग्जाम्पल है साइक्लोन इन ओडिशा, कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक ऑफ गुजरात एंड लातूर और गुजरात में जो अर्थक्वेक हुआ था बहुत नुकसान किया था. साइक्लोन इन आंध्र प्रदेश, अब इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ को. और इसके होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ये डिज़ास्टर होने के बाद भी बहुत टाइम तक बहुत प्रॉब्लम्स रह जाती है. मतलब रोड्स डेवलप करना, फिर उसके बाद वहाँ की जो पब्लिक रहती है उनको जॉब दिलाना. एग्जाम्पल फेमिन, वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप, स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर, राइजिंग ऑफ लेवल ऑफ ओशन, डेजर्टिफिकेशन. अब यहाँ पे हम लोग 4 डायग्राम देख रहे हैं. पहला वाला फ्लड का डायग्राम है, दूसरे वाले में ज़्यादा बारिश होने की वजह से ट्रेन रुक गई है, मुंबई का जैसा लग रहा है. और इसके बाद अर्थक्वेक की वजह से पटरी टूटने का, फिर ट्रेन डब्बे पलटी हो गई. उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि साइक्लोन की वजह से ऊपर की बिल्डिंग का कुछ पार्ट्स गिर गया हो. अब इसमें बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान हो रहा है, उसमें पर्सन्स की लाइफ का नुकसान हो रहा है. डिजास्टर को हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं: जियोफिजिकल, बायोफिजिकल, मैनमेड. जियोफिजिकल में 2 टाइप है: जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक. जियोलॉजिकल में अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, लैंडस्लाइड, लैंडफॉल, इरोजन, एल्कलाइजेशन एंड फ्लडिंग. जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, लैंडस्लाइड, ऊपर से पत्थर, पहाड़ पे से कुछ पत्थर गिर जाता है, लैंडफॉल, इरोजन, अल्कालेशन ऑफ फ्लडिंग आ जाती है. एटमॉस्फेरिक, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, स्नो स्टॉर्म एंड स्नोफॉल,
साइक्लोन, ड्राफ्ट, फ्लड, और ये है हॉट एंड कोल्ड वेव, मतलब या तो गर्म हवा या तो पूरा ठंडा हवा, स्नो का पूरा तूफान आना, स्नोफॉल होना, ये सब इसमें आता है। बायोलॉजिकल में दो, प्लांट और एनिमल। प्लांट में फॉरेस्ट फायर, फंगल डिजीज स्प्रेडिंग, वीड्स, कैरॉट्स, ग्रास, कॉमन ग्रास। अब देखो क्या होता है फंगस, फॉरेस्ट फायर मतलब अगर जंगल में आग लग जाना, और उसके नेक्स्ट वाला फंगल डिजीज, किसी प्लांट को पर्टिकुलरली डिजीज हो जाना, तो इससे ये भी एक डिजास्टर होता है। फंगल डिजीज से मेजरली किसानों को नुकसान पड़ता है। एनिमल इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, कॉलेरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस, प्लेग, इस इंसेक्ट्स बाइट्स एंड पॉइजनस ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। अभी एनिमल्स में क्या होता है, इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, कॉलेरा, मीन अगर एनिमल्स में कोई बीमारी फैल जाए तब, जैसे कि अभी ह्यूमन बींग्स में जो कोरोना वायरस हुआ है वो इस कैटेगरी में आता है। इससे भी बहुत इकोलॉजिकल और बहुत नुकसान हुआ है हमारा, सोशली भी पर्सन आर वेरी डिस्टर्ब ड्यू टू कोरोना वायरस। मैन मेड में अननोन और इंटरनेशनल। अननोन में पॉइजनस गैस, एटॉमिक टेस्ट, अनप्लान्ड एक्शन। अब पॉइजनस गैस, अभी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग ने देखे थे इंदौर में रिसेंटली कि वहाँ पे एक गैस रिलीज हो गया, तो बहुत लोगों की जान चली गई और बहुत लोगों को फिर हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा। एटॉमिक टेस्ट, एक पर्टिकुलर एरिया में वो लोग एटॉमिक टेस्ट करते हैं तो उससे आजू बाजू में रेडिएशन फैलने के चांसेस है, कुछ भी अनप्लान एक्शन या एक्सीडेंट हो जाए। इंटरनेशनल में वॉर, फायर, बॉम्ब ब्लास्ट, फोर्स्ड माइग्रेशन, टेररिज्म, रेप्स, चाइल्ड लेबर। वॉर मतलब कोई जंग हो जाए, कोई बम कहीं गिर जाए। माइग्रेशन, कभी पर्टिकुलर कंट्री में से कुछ रिलीजियस लोग या कुछ लोग माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर फोर्सली उनको माइग्रेट किया, जबरदस्ती उनको माइग्रेट किया जा रहा है। व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द फ्लड। अब फ्लड का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाएंगे, ब्रिजेस गिर जाएंगी, कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल एरियाज जो है जहाँ पे समुंदर नज़दीक है वहाँ पे विलेजेस को हटाना पड़ेगा, फूड की कमी आ जाएगी। ड्राई, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्राई फेमिन। ड्राई फेमिन मतलब सूखा पड़ जाएगा तो पूरा खेती बर्बाद हो जाएगी, वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, लोग को माइग्रेट होना पड़ेगा वहाँ से। व्हाट आर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाएंगे, लैंड में क्रैक्स आ जाएगी, हाउस गिरेगा, ये बहुत सारे इफेक्ट है उसके। फॉरेस्ट फायर, व्हाट इट्स इफेक्ट इन एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट फायर, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना किसी रीजन से, उसको फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होगा, वहाँ पे जो जानवर रहेंगे वो लोग को मरने के चांसेस है, फिर वो जो जितना पेड़ कटेगा उसको रिफॉरेस्टेशन वापस करना पड़ेगा। अब हम लोग ने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल अभी हम लोग ने पढ़े कि डिजास्टर से क्या क्या होता है, फ्लड्स, फेमिन्स और अर्थक्वेक से। अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हर नेशन को इससे प्रॉब्लम होता है डिजास्टर से। उनकी इकोनॉमी गिर जाती है, उनके बहुत सारे एरिया डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर वहाँ की सोशल लीडरशिप अगर स्ट्रांग नहीं रहेगी, अगर वहाँ पे सोशल लीडरशिप लोकल लीडर्स में स्ट्रांग नहीं रहेगा तो सिटीजन कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा क्या करना है, किसको कोऑर्डिनेट करना है। इससे रिहेबिलिटेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, और लोकल जो गवर्नमेंट वहाँ पे, लोकल बॉडीज जो वहाँ पे, जो गवर्नमेंट बॉडीज वहाँ पे फंक्शन कर रही हैं उनके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है। उनको जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अफेक्टेड हो जाती है, पूरा जो सिस्टम हम लोग ऑपरेट करते हैं वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पार्शियल एंड कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स और वगैरह ये सब आ जाएंगे, वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो वहाँ पे जो ह्यूमन बॉडीज पड़ी रहेंगी वो डिकम्पोज होगी, उसमें से अलग स्मेल आना चालू हो जाएगा, उससे बीमारी फैलेगी। स्ट्रेस ऑन वर्कर्स एंड कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज, मतलब वहाँ पे जो वर्कर्स रहेंगे, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट के वर्कर्स रहेंगे उन पे बहुत स्ट्रेस आ जाएगा, बिल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटीज बहुत शॉर्टेज हो जाती है। पॉलिटिकल, अगर वहाँ पे पॉलिटिकली विल पावर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, रिहेबिलिटेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी।
injuries, emotion, mental, increase in epidemic death of victim. इमोशनली इसको इंजरीज हो जाएगी, इमोशनली वो लोग वीक हो जाएंगे, मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा और पर्टिकुलरली उनका डेथ हो सकता है. Sudden increase in fund expenditure, shortage of fund for development of other sectors, decrease in productivity. पर्टिकुलरली जो अभी जैसे कुछ आ गया डिजास्टर, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना वायरस का ये जो पेंडेमिक है इसका डिजास्टर पकड़ेंगे, भी डिजास्टर में ही आता है. तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि हम पूरा फंड जो साल भर का कहीं और यूटिलाइज डेवलपमेंट में करने वाले थे, अब इससे निपटने के लिए करेंगे, तो बाकी चीज़ों के लिए फंड हमें शॉर्टेज पड़ेगा. सोशली, अब जब लोगों के पास कम पैसा रहेगा और उनके घर टूट गए या घर बर्बाद हो गया रहेगा डिजास्टर में, तो वो लोग गलत रास्ते पे जा सकते हैं. Nature and scope of disaster. Taking to consideration the scope of disaster, some important fact must be thought over the following: pre-disaster phase, warning phase, emergency phase, rehabilitation phase, recovery phase, reconstruction phase. डिजास्टर से पहले का फेज वार्निंग, जब डिजास्टर आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, वार्निंग फेज रहता है. एमरजेंसी फेज, जब वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन आ चुकी है. रिहेबिलिटेशन, वहाँ से लोगों को हटाना. रिकवरी, वापस से रिकवर करना. वापस रिकंस्ट्रक्शन, वापस से उसका कंस्ट्रक्शन करना. Taking into the consideration of nature, scope of disaster, only 3 aspect of disaster important for common citizen. कॉमन सिटीजन के लिए बस 3 एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है. पहला वाला है फेज ऑफ इमरजेंसी. अब मैक्सिमम लाइफ इसी स्टेज में बचाई जा सकती है. यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल असिस्टेंट, फर्स्ट एड और कम्युनिकेशन रिस्टोरिंग और पब्लिक पीपल्स को वहां से हटाने का काम किया जाता है. और कितना 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 इफेक्टिव डिजास्टर है, कितना इफेक्ट करेगा ये इस स्टेज में डिटरमाइंड हो जाता है. ट्रांसमिशन फेज, इसमें हम रिहेबिलिटेशन चालू कर देते हैं. डिब्रीज क्लीन करेंगे, अगर वहां पे कुछ टूट गया है तो उसका पूरा मलबा हटाएंगे. वाटर सप्लाई वापस से रिपेयर करेंगे, रोड रिपेयर करेंगे, पब्लिक्स के जो नॉर्मल लाइफ पे लाएंगे उनको 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 जॉब देंगे, चाहे कि उनको जॉब देंगे जैसे कि उनका घर चल सके और उनको वापस से वो लोग नॉर्मल लाइफ पे आ सके. रिकंस्ट्रक्शन फेज, अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन फेज है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेज है. इसमें रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग को, रोड्स को, वाटर को, फार्मिंग स्टार्ट वापस कर जाएंगे. अभी डिजास्टर की वजह से बहुत सारे ट्रीज और ये सब गिर जाते हैं. इकोनॉमिकल बहुत लॉस हो जाता है ह्यूमन बीइंग को, और इसका इकोनॉमिकल प्रोग्रेस बहुत रुक जाता है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं, इसके वजह से भी कुछ अलग अलग डिजास्टर आ सकते हैं. तो ये नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट करता है. क्यों होता है ये? क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, हमें पैसों के लिए सब करना पड़ता है. अभी जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो आजकल ज्यादा करके वही डिजास्टर क्रिएट कर रही है. पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही है और वॉर, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और ये सब डिजास्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत बढ़ गई. इकोनॉमिकल इक्वलिटी, कोई कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिकल इक्वलिटी रहेगा, रिलीजियस डिफरेंस रहेगा लोगों के बीच में, तो इससे टेररिज्म, सोशल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. अभी कुछ केमिकल्स जो हैं वो डेवलप्ड कंट्री में बैन है, वो हार्मफुल केमिकल्स है, मगर वही केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज में. अभी हम लोग ने देखिए, अभी हम लोग एक एग्जांपल देखिए कि चेनॉर्बी में रेडिएशन लीकेज हुआ था. तो बहुत सारे कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है इससे, तो इससे लीकेज होने के चांसेस है. अब डिजास्टर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है. अब डिजास्टर मैनेजमेंट हर सिटीजन के लिए, सारी कंट्रीज के लिए ज़रूरत है. इससे कैसे निपटा जाए, हम लोग ये सब बहुत ज़रूरी है कि हर डिजास्टर की हम लोग स्टडीज करते हैं. और डिजास्टर को पर्टिकुलर पीरियड तक नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा ओवरकम करना चाहिए, उसको हमेशा नए नए तरीके निकालना चाहिए डिजास्टर के निपटने के लिए.
Disaster may be minor or major, short term, long term. It should be overcome and effective disaster management is necessary for it. अभी डिजास्टर लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, दोनों ही हो सकता है। उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट चाहिए रहेगा। There is close relationship between disaster management and public participation. अब डिजास्टर मैनेजमेंट में पब्लिक वहाँ पे जो लोकल्स है उसकी पार्टिसिपेट में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उनकी जरूरत पड़ती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मेकिंग अरेंज टू फेस इट और एटलीस्ट अचीव द एबिलिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या है तो प्रिपेयर करते हैं डिजास्टर के लिए या तो फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। डिजास्टर इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इन फैक्ट इट इज एक्सीडेंट। What shall we do in such situation? How can we protect ourselves our belongings animal? डिजास्टर बहुत फास्ट प्रोसेस है। इस एक्सीडेंट में हम लोग को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ये बताते हैं हमें। कैसे हम अपने प्रोटेक्ट करें, कैसे हम अपने साथ अपने एनिमल्स जो हम रखते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। In case of disaster management, there should be attempt to minimize the loss. Disaster never planned but loss due to it can be prevented. अभी अगर डिजास्टर अगर हो रहा है तो उसको मिनिमम लॉस कैसे करेंगे और लॉस रोकने से हमें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ suffered by human beings during the calamity and release of people. Supply of essential commodities of people to reduce the effect of disaster. Restore the human life in the region by creating recolonization and disaster. Rehabilitation disaster victim. Considering protective measures in the disasters such as disasters will not reach in future. Slop take care, reduce the intensity. अभी हमें क्या करना है, एसेंशियल सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करना है, ह्यूमन लाइफ जो बिगड़ गई उसको रिस्टोर करना है, उनका रिहेबिलिटेशन करना है, प्रोटेक्टिव मेजर करना है कि वो ऐसी कंडीशन वापस ना रीच हो सके फ्यूचर में। अभी हमें कभी भी कोई डिजास्टर होता है तो उसके ऊपर उसकी स्टडीज होती है, हमें उसकी स्टडीज में ये पता किया जाता है कि उससे बचा कैसे जाए, उसके इफेक्ट कैसे कम किया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। इसमें कंप्लीट प्लानिंग और प्रिपरेशन होता है कोई भी डिजास्टर के लिए उसके आने से पहले। अभी पोस्ट डिजास्टर एरिया मतलब कि कोई एरिया रहता है जहां पे हमेशा फ्लडिंग होता है तो हम वहां पे उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। मैप पे उसका हजार्डस इफेक्ट और जो भी डिजास्टर का रहेगा वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। उस एरिया में स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अवेयरनेस लगा सकते हैं लोगों में कि आप इस चीज़ से कैसे बचोगे, ये सब चीज़ों से अवेयरनेस कर सकते हैं हमें। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर होने की अभी डिजास्टर होने के बाद जो भी नेसेसरी जो विक्टिम वहां पे सफर हुआ है उनको सब फैसिलिटीज देना, नेसेसरी फैसिलिटीज देना। अभी लोगों को अगर हेल्प करना है तो वहां पे लोकल पीपल्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। क्विकली हमें हेल्प से ऐसे हेल्पलाइन नंबर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिससे जो सफर हुआ रहेगा वो डायरेक्ट कॉल करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर्स हमें चाहिए रहेंगे। Categorization of help of material received from the control center, delivering material to victim and continuous review of help. हमें एक victims के पास कैटेगराइज करना पड़ेगा, कौन से मटेरियल चाहिए रहेंगे उनके पास, उनको डिलीवर करना पड़ेगा और उनकी हेल्प करना पड़ेगा और हमेशा किसी को रेस्क्यू करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। अब इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, अगर डिजास्टर हो गया उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, वो कितना ज्यादा इफेक्ट किया है वो हमें पता करना है। रिस्पॉन्स, हम इमीडिएटली उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। इमीडिएटली एक एक्सीडेंट हुआ वहां पे, फैक्टर्स फॉलोइंग डिजास्टर स्ट्राइक इन द साइकिल। रिसर्जेंस, अभी हमें उन्हें क्या करना चाहिए, ऑन द स्पॉट उन्हें इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर जाना चाहिए और वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचर,
उनके रिहेबिलिटेशन का हमें सिस्टम करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए वापस उनको सेटलमेंट करने के लिए। रिस्टोरेशन, अब रिस्टोरेशन में हमें क्या करेंगे, वापस से उनकी लाइफ को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हमें वहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें चाहिए रहेगी उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रिपरेशन, अभी ये सब होने के बाद एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें इस प्लान से मिनिमम डिस्ट्रक्शन होगा, चाहे कि हम आगे जाके उस चीज़ से, इस डिजास्टर से हम लोग लड़ सके और हम मिनिमम इसमें डैमेज हो। रिडेम्पशन, इसमें प्लान बनाइए कि मिनिमम डैमेज होगा सोसाइटी और कंट्री को। प्रिपरेशन, प्रिपेयरनेस, अभी एक प्लान होगा डिजास्टर से पहले कि क्विक कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है, और पब्लिक गवर्नमेंट कैसे कोऑपरेट करेगी डिजास्टर होने के बाद, क्या प्लान रहेगा, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी डिजास्टर होने के बाद। अवॉइडेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज इम्पॉसिबल, लॉस आउट ऑफ इट कैन बी मिनिमाइज। अगर नेचुरल डिजास्टर से अवॉइड करना, अब हम सोचे कि नेचुरल डिजास्टर हो ही ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं, मगर इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मैनमेड डिजास्टर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। हमें एक दूसरे को डिजास्टर के टाइम हेल्प करना, ये हमारा ड्यूटी है, ये हमें अच्छे से हमारा कर्तव्य है। In case of disaster, authorities has been established at the level of state government. Following flow chart indicates the function of control and coordination under the disaster management for national to village level. अभी ये पूरा चार्ट बना हुआ है, नेशनल टू विलेज लेवल में डिजास्टर मैनेज कैसे होता है, किसके पास क्या अथॉरिटी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज़ बीन पास इन अवर कंट्री। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमारी कंट्री में पास हुआ है। अगर अब नेशनल डिजास्टर आए तो उनके चेयरमैन जो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। फिर अगर स्टेट डिजास्टर जो आएगा, स्टेट में कोई डिजास्टर आएगा तो उनके चेयरमैन रहेंगे चीफ मिनिस्टर, और डिस्ट्रिक्ट में कोई डिजास्टर आएगा तो वो अथॉरिटी के चेयरमैन कलेक्टर रहेंगे, और तालुका में जो आएगा तो उनके तहसीलदार रहेंगे, और विलेज लेवल पे कुछ हुआ तो सरपंच चेयरमैन रहेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो पर्टिकुलरली वार्निंग देते हैं डिजास्टर के लिए। अगर कोई नेशनल डिजास्टर आएगा तो मतलब जैसे कि इसरो हो गया, और भी हमारी हमें जहाँ से क्लाइमेट पता चलता है, हमें जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में जो साइक्लोन आया था उसके बारे में हमें पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, तो ये इन तीनों को रिपोर्ट करेंगे। और जनरल पब्लिक भी विलेज लेवल पे कोऑर्डिनेट कर सकती है इन्हें। कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज रहते हैं जो फंड इकट्ठा करते हैं, वो इनके डिपेंड करता है वो डिजास्टर कौन सी टाइप का, उनके पर्टिकुलरली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर डिजास्टर मैनेजमेंट अकाउंट बनता है, उनके पर्टिकुलरली अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और पब्लिक डायरेक्टली भी इन अकाउंट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि अभी पीएम केयर फंड में पैसे डाल रहे हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं ये टाइम पे, ये अपना जो कोरोना वायरस का डिजास्टर आया है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इम्प्लीमेंटेशन रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, कलेक्टर, वहाँ पे कलेक्टर के हाथ में होता है। कलेक्टर उनको प्लान कर सकता है, कलेक्टर उस डिजास्टर के लिए अलग से स्कीम बना सकता है और उसको स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल यूनिट क्रिएट किया जाता है, और ये डिजास्टर से पहले या डिजास्टर से निपटने के लिए। अब इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ये लोग पर्टिकुलरली आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, और उनको कॉल करके या उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। National Disaster Response Force has been established as per the Disaster Management Act 2005. Division of this force are working in Army. All over 12 divisions are working in the country. Its headquarters is in Delhi and its action all over the country with the help of Army. अब National Disaster Response Force जो है ये इसमें आर्मी के मेंबर्स का वर्क करते हैं, और इसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से उनको किया गया था। इन महाराष्ट्र नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इज एक्टिंग थ्रू द स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। द persons of this force have substantial contribution in the rescue work in the disaster like cyclone, cliff, building collapse,
एक्सेट्रा। अब ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट के, ये रिजर्व पुलिस फोर्स इसमें यूज करते हैं वो लोग। और ये साइक्लोन, अलग अलग विपदा से निपटने के लिए, साइक्लोन्स के लिए, क्लिफ्ट के लिए, बिल्डिंग के लिए, अलग अलग विपदाओं से निपटने के लिए इसको बनाया गया है। इसका वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके आप इनके वेबसाइट पे जाके और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फर्स्ट एड मतलब जो भी फर्स्ट एक्शन लिया जा सकता है या उसको किस तरीके से हम बचाया जा सकता है, वो विक्टिम को फर्स्ट एड कैसे ऑफर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है विक्टिम कौन सी कंडीशन में, उसको फर्स्ट एड उस कंडीशन में दे सकते हैं। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर द क्लासेस अबाउट द टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड टू बी ऑफर्ड टू द पर्सन इन इंजर्ड डिजास्टर। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इंजर्ड डिजास्टर को, जो भी जख्मी हो चुका है उसको हम लोग कैसे फर्स्ट एड ऑफर कर सकते हैं। समटाइम वी हैव टू फेस डिजास्टर ड्यू टू अवर ओन अनअवेयरनेस, कभी कभी हमें अपने अनअवेयरनेस, हमें कम जानकारी की वजह से हम डिजास्टर फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल दिख रहे हैं। पहला वाला सिंबल फ्लेम लिक्विड, ये हमेशा हमें पेट्रोल या डीजल कैरिंग टैंकर के पीछे लगाओ। मतलब अगर फ्लेम लिक्विड मतलब वो जो लिक्विड अंदर लिक्विड है वो जल कंबशन सपोर्ट करता है, मतलब वो जलता है, वो मतलब जला सकता है आजू बाजू। फ्लेमेबल गैस मतलब जो फ्लेमेबल गैस, जैसे हमारा एलपीजी सीएनजी हो गया, ये फ्लेमेबल गैस है। जब इनका टैंकर निकलता है तो उसके पीछे ये लिखा था एक्सप्लोसिव। अब गवर्नमेंट की जो आर्मी की जो गाड़ियां होती है उनके पीछे अगर उनके अंदर विस्फोटक होगा तो उसमें एक्सप्लोसिव लिखा होगा। इन साइंस से हमें सेफ्टी लेना है हमेशा। फॉलोइंग आर द सिंपल पिक्चर, विच प्रिकॉशन वुड यू टेक ड्यूरिंग द डिजास्टर। अभी कुछ पिक्चर दिया हुआ है, हमें इसके हिसाब से इनका प्रिकॉशन बताना है कैसे। अगर अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक का पहली चीज तो अगर हमारे पास टाइम है तो हमें बिल्डिंग के बाहर निकलना चाहिए, मेन ग्राउंड में आना चाहिए जहां पे आजू बाजू बिल्डिंग ना हो। अगर इसके लिए भी टाइम ना मिले तो फिर हमें किसी स्ट्रांग चीज के नीचे बैठ जाना, जैसे टेबल हो गया, पलंग के नीचे जा सकते हैं हम लोग, जिससे हमें ऊपर से कुछ चीजें गिरे तो हमें सेफ्टी मिले। नेक्स्ट वाला है फायर। फायर से बचने के लिए पहले तो हमें, अगर फायर कंट्रोलेबल है तो हमें पानी डाल के बुझा देना चाहिए। अगर लग रहा है कि ज्यादा फायर हो गया तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए और बाहर जाके हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, अगर किसी को स्नेक ने बाइट किया तो हमें पहले तो क्या करना चाहिए, जहां पे उसने स्नेक बाइट किया उसके ऊपर टाइट पट्टी बांधना चाहिए कि जो पॉइजन है वो हमारे बॉडी के और भी पार्ट्स में ना कम फैले और ना फैल पाए। और उसके बाद हमें डॉक्टर्स के पास जाके उनको प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए और वहां मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। गिव रेफरेंस टू द फॉलोइंग पिक्चर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच दोज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। अब कुछ पिक्चर दिया हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका रोल हमें बताना है। पहले वाले में किसी को अगर कुछ चक्कर आ गया, कुछ गिर गया तो स्ट्रेचर में उसको लेके जाना चाहिए। दूसरा वाला, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी छाती पे थोड़ा सा टैप करके उसको माउथ ब्रीदिंग देना चाहिए। अब 1 2 3, अब ये हमें अगर कोई पर्सन गिर गया, हमें अभी वहां पे स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे ऐसे फर्स्टली उसको ऐसे टैप करना, उठाना चाहिए, फिर उसको बैकवर्ड लेके उसको पीछे की तरफ उठा के साइड में या किसी हॉस्पिटल में या नजदीक कहीं लेके चले जाना चाहिए। अब अगर किसी पर्सन चलने के काबिल है मगर वो वीक है तो हमें उसे कंधे के सपोर्ट से उसको सपोर्ट देना चाहिए। In emergency condition, various transportation method like Cadell's method, carrying method, carrying on two hands method to be followed. Method depend upon the condition of victim. अब वेरी अलग अलग कंडीशन में उसको पेशेंट को उठाने का तरीका अलग होता है। कैडल्स मेथड में हम उसको गोद में उठा के, कैरिंग बैक में हम बैक साइड में करके, और कैरिंग विद टू हैंड्स हम, डिपेंड करता है उस पर्सन कौन सी कंडीशन में है। Various disasters like accidents, temples, injuries in fighting, electric shock, burns, heat shock, snake bite, dog bite are due to fire due to electrical circuit. Epidemic of disease happen around us. Victim of disaster need to be offered some primary help before actual medical treatment. अब अब जो अभी जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, इंजरीज होती है, एक्सीडेंट्स होता है, स्टैम्पल्स मतलब भगदड़, जहाँ पे कुछ अफवाह फैल जाती है या कुछ हो जाता है तो लोग कम क्राउडेड एरिया में लोग भागना चालू करते हैं, तो इससे इसके वजह से लोग कुचले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इलेक्ट्रिकल शॉक लगना है, जल गए, या फिर डॉग ने बाइट कर लिया हो, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें हमें अलग अलग तरीके से उनको निपटना चाहिए। और मेडिकल सपोर्ट में जाने से पहले, मेडिकल ट्रीटमेंट में जाने से, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट में जाने से पहले उसको प्राइमरी हेल्प करना चाहिए, उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं।
कंप्लीट द चार्ट एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। पहला वाला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, रिलीविंग द पेन, उसको पेन से राहत दिलाना, अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन, उसको कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव करना, सेविंग लाइफ, लोगों की लाइफ बचाना, प्रिवेंशन ऑफ डिटेरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम ऑफ डिजास्टर, उसको उसको एक्सट्रीम कंडीशन, उसको जो और भी उसकी कंडीशन खराब होने से बचाना। फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं टू गिव मेडिकल हेल्प टू विक्टिम टिल डॉक्टर्स अराइव, मतलब जब तक डॉक्टर पहुंचे ना तब तक उसको मेडिकल हेल्प करें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विक्टिम सेफली टू हॉस्पिटल, उसको बराबर हॉस्पिटल में सेफली ट्रांसपोर्ट करें। सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हमें करना चाहिए। टू गिव ट्रीटमेंट इमीडिएटली, हमें उसे ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना चाहिए, इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट एड किट दिया हुआ है। फर्स्ट एड किट, इट इज एसेंशियल टू हैव मटेरियल नेसेसरी फॉर फर्स्ट एड किट, दैट मटेरियल इज अवेलेबल इन द फर्स्ट एड किट, यू कैन प्रिपेयर द फर्स्ट एड किट। अब यहाँ पे हम लोग खुद का फर्स्ट एड किट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेसेसरी मटेरियल जो हमें चाहिए था, बैंडेज स्ट्रिप एंड डिफरेंट साइड, अलग टाइप का बैंडेज, वोंडेज ग्रेस। अब ये पट्टी होती है, ये जालीदार पट्टी, वो ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, ट्रायंगुलर और सर्कुलर टाइप का बैंडेज कट किया हुआ। मेडिकेटेड कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन जो है मेडिकल से हमें जो कॉटन मिलता है वो है, ना कि आम कॉटन यूज करना चाहिए। हैंड ग्लव्स हमें रखना चाहिए उसमें, क्योंकि हैंड ग्लव से हमें इन्फेक्शन से बचेंगे। और वो भी क्लीन एंड ड्राई क्लोथ पीस, ड्राई और क्लीन क्लोथ पीस होना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। सोप, साबुन, एंटीसेप्टिक डिटॉल और सेवलॉन। सेफ्टी पिन होना चाहिए, ब्लेड्स होना चाहिए, स्मॉल पिन्स, नीडल्स, बैंडेड, टॉर्च होना चाहिए, अगर कहीं अंधेरा रहा तो उसके लिए काम आएगा। सीजर, थर्मोमीटर, पेट्रोलियम जेली, ये है हमारा सेफ्टी किट मटेरियल और फर्स्ट एड मटेरियल। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल मतलब एक फेक ड्रिल, एक मतलब एक माहौल, हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं जिसमें कि फेक जैसा अर्थक्वेक आ रहा हो, तो उसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्सन्स लोग उसमें फंक्शन करते हैं। वो लोग ऐसा प्रीफर करेंगे, लोग ऐसा करेंगे कि ये रियल में हो रहा है। इससे क्या होगा कि उनको ट्रेनिंग मिलेगी और वो लोग रेडी रहेंगे किसी भी डिजास्टर के लिए। बहुत सारी फायर मॉक ड्रिल होती है स्कूलों में, फायर फाइटर्स के साथ मिलके ये लोग सिखाते हैं कि पीपल्स को कैसे हम लोग फायर से बचे, कैसे उसको एक्सटिंग्विश करें, कैसे हम लोग घर से बाहर आए, अलग अलग चीजें इसमें सिखाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक ड्रिल, एवुलेटिंग टू रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, फटाफट रिस्पॉन्स करना, उसको इम्प्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। अगर मॉक ड्रिल करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव हो जाएंगे। एबिलिटी टू क्विक रिस्पॉन्स द डिजास्टर, उसको जल्दी रिस्पॉन्स करना डिजास्टर को। चेकिंग कंप्लेटेंसी ऑफ प्लान्ड एक्शन, जो भी हमने प्लान बताया उनकी कॉम्पिटेंसी, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरर एंड रिस्क, कोई भी गलती और एरर जो हो सकती है जो इस डिजास्टर को और खतरनाक बना सकती है, वो हमें स्टडी करेंगे इसमें। Thank you for watching this video. If you have any doubt or queries, call on 9619768527. Please like our video and subscribe our channel. डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल यूनिट क्रिएट किया जाता है और ये डिजास्टर से पहले या डिजास्टर से निपटने के लिए। अब इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ये लोग पर्टिकुलरली आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको कॉल करके या उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। National Disaster Response Force has been established as per the Disaster Management Act 2005. Division of this force are working in Army. All over 12 divisions are working in the country. Its headquarters is in Delhi and its action all over the country with the help of Army. अब National Disaster Response Force जो है ये इसमें आर्मी के मेंबर्स का वर्क करते हैं और इसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से उनको किया गया था। In Maharashtra, National Disaster Response Force is acting through the State Reserve Police Force. The persons of this force have substantial contribution in the rescue work in the disaster like cyclone, cliff, building collapse, etc. अब ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ये स्टेट गवर्नमेंट के, ये रिजर्व पुलिस फोर्स इसमें यूज करते हैं वो लोग। और ये साइक्लोन, अलग अलग विपदा से निपटने के लिए, साइक्लोन्स के लिए, क्लिफ्ट के लिए, बिल्डिंग के लिए, अलग अलग विपदाओं से निपटने के लिए इसको बनाया गया है। इसका वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके आप इनके वेबसाइट पे जाके और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो।
फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब जो भी फर्स्ट एक्शन लिया जा सकता है या उसको किस तरीके से हम बचाया जा सकता है, वो विक्टिम को फर्स्ट एड कैसे ऑफर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है विक्टिम कौन सी कंडीशन में, उसको फर्स्ट एड उस कंडीशन में दे सकते हैं. फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन. You have said in earlier the classes about the types of first aid to be offered to the person in injured disaster. हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इंजर्ड डिजास्टर को, जो भी जख्मी हो चुका है उसको हम लोग कैसे फर्स्ट एड ऑफर कर सकते हैं. समटाइम वी हैव टू फेस डिजास्टर ड्यू टू अवर ओन अनअवेयरनेस. कभी कभी हमें अपने अनअवेयरनेस, हमें कम जानकारी की वजह से हम डिजास्टर फेस करना पड़ता है. अब यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल दिख रहे हैं. पहला वाला सिंबल फ्लेम लिक्विड, ये हमेशा हमें पेट्रोल या डीजल कैरिंग टैंकर के पीछे लगाओ. मतलब अगर फ्लेम लिक्विड मतलब वो जो लिक्विड अंदर लिक्विड है वो जल कंबशन सपोर्ट करता है, मतलब वो जलता है, वो मतलब जला सकता है आजू बाजू. फ्लेमेबल गैस मतलब जो फ्लेमेबल गैस जैसे हमारा एलपीजी सीएनजी हो गया, ये फ्लेमेबल गैस है. जब इनका टैंकर निकलता है तो उसके पीछे ये लिखा था एक्सप्लोजिव. अब गवर्नमेंट की जो आर्मी की जो गाड़ियां होती है उनके पीछे अगर उनके अंदर विस्फोटक होगा तो उसमें एक्सप्लोसिव लिखा होगा. इन साइंस से हमें सेफ्टी लेना है हमेशा. फॉलोइंग आर द सिंपल पिक्चर, विच प्रिकॉशन वुड यू टेक ड्यूरिंग द डिजास्टर. अभी कुछ पिक्चर दिया हुआ है, हमें इसके हिसाब से इनका प्रिकॉशन बताना है कैसे. अगर अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक का पहली चीज तो अगर हमारे पास टाइम है तो हमें बिल्डिंग के बाहर निकलना चाहिए, मेन ग्राउंड में आना चाहिए जहां पे आजू बाजू बिल्डिंग ना हो. अगर इसके लिए भी टाइम ना मिले तो फिर हमें किसी स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे बैठ जाना, जैसे टेबल हो गया, पलंग के नीचे जा सकते हैं हम लोग, जिससे हमें ऊपर से कुछ चीजें गिरे तो हमें सेफ्टी मिले. नेक्स्ट वाला है फायर. फायर से बचने के लिए पहले तो हमें अगर फायर कंट्रोलेबल है तो हमें पानी डाल के बुझा देना चाहिए. अगर लग रहा है कि ज्यादा फायर होगा तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए और बाहर जाके हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट थिंग, स्नेक बाइट. स्नेक बाइट, अगर किसी को स्नेक ने बाइट किया तो हमें पहले तो क्या करना चाहिए, जहां पे उसने स्नेक बाइट किया उसके ऊपर टाइट पट्टी बांधना चाहिए कि जो पॉइजन है वो हमारे बॉडी के और भी पार्ट्स में ना कम फैले और ना फैल पाए. और उसके बाद हमें डॉक्टर्स के पास जाके उनको प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए और वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. गिव रेफरेंस टू द फॉलोइंग पिक्चर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच दोज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट. अब कुछ पिक्चर दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसका रोल हमें बताना है. पहले वाले में किसी को अगर कुछ चक्कर आ गया, कुछ गिर गया तो स्ट्रेचर में उसको लेके जाना चाहिए. दूसरा वाला अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी छाती पे थोड़ा सा टैप करके उसको माउथ ब्रीदिंग देना चाहिए. अब 1 2 3, अब ये हमें अगर कोई पर्सन गिर गया, हमें अभी वहाँ पे स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे ऐसे फर्स्टली उसको ऐसे टैप करना, उठाना चाहिए, फिर उसको बैकवर्ड लेके उसको पीछे की तरफ उठा के साइड में या किसी हॉस्पिटल में या नजदीक कहीं लेके चले जाना चाहिए. अब अगर किसी पर्सन चलने के काबिल है मगर वो वीक है तो हमें उसे कंधे के सपोर्ट से उसको सपोर्ट देना चाहिए. इन इमरजेंसी कंडीशन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड लाइक Cadell's method, carrying method, carrying on 2 hands method to be followed. Method depend upon the condition of victim. अब वेरी अलग अलग कंडीशन में उसको पेशेंट को उठाने का तरीका अलग होता है. कैडल्स मेथड में हम उसको गोद में उठा के, कैरिंग बैक में हम बैक साइड में करके, और कैरिंग विद 2 हैंड्स हम डिपेंड करता है पर्सन कौन सी कंडीशन में है. वेरियस डिजास्टर लाइक एक्सीडेंट, टेम्पल्स, इंजरीज in fighting, electric shock, burns, heat shock, snake bite, dog bite are due to fire due to electrical circuit. Epidemic of disease happen around us. Victim of disaster need to be offered some primary help before actual medical treatment. अब जो अभी जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, इंजरीज होती है, एक्सीडेंट्स होता है, स्टैम्पल्स मतलब भगदड़, जहाँ पे कुछ अफवाह फैल जाती है या कुछ हो जाता है तो लोग कम क्राउडेड एरिया में लोग भागना चालू करते हैं, तो इसके वजह से लोग कुचले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. इलेक्ट्रिकल शॉक लगना है, जल गए, या फिर डॉग ने बाइट कर लिया हो, ये अलग अलग चीजें हैं. तो इसमें हमें अलग अलग तरीके से उनको निपटना चाहिए. और मेडिकल सपोर्ट में जाने से पहले, मेडिकल ट्रीटमेंट में जाने से, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट में जाने से पहले उसको प्राइमरी हेल्प करना चाहिए, उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं. कंप्लीट द चार्ट एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड. पहला वाला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, रिलीविंग द पेन, उसको पेन से राहत दिलाना, अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन, उसको कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव करना, सेविंग लाइफ, लोगों की लाइफ बचाना, प्रिवेंशन ऑफ डिटेरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम ऑफ डिजास्टर, उसको
उसको एक्सट्रीम कंडीशन, उसको जो और भी उसकी कंडीशन खराब होने से बचाना। फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं टू गिव मेडिकल हेल्प टू विक्टिम टिल डॉक्टर्स अराइव, मतलब जब तक डॉक्टर पहुंचे ना तब तक उसको मेडिकल हेल्प करें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विक्टिम सेफली टू हॉस्पिटल, उसको बराबर हॉस्पिटल में सेफली ट्रांसपोर्ट करें। सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हमें करना चाहिए। टू गिव ट्रीटमेंट इमीडिएटली, हमें उसे ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना चाहिए, इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट एड किट दिया हुआ है। फर्स्ट एड किट, इट इज एसेंशियल टू हैव मटेरियल नेसेसरी फॉर फर्स्ट एड किट, दैट मटेरियल इज अवेलेबल इन द फर्स्ट एड किट, यू कैन प्रिपेयर द फर्स्ट एड किट। अब यहाँ पे हम लोग खुद का फर्स्ट एड किट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेसेसरी मटेरियल जो हमें चाहिए था, बैंडेज स्ट्रिप एंड डिफरेंट साइड, अलग टाइप का बैंडेज, वोंडेज ग्रेस। अब ये पट्टी होती है, जालीदार पट्टी, वो ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, ट्रायंगुलर और सर्कुलर टाइप का बैंडेज कट किया हुआ। मेडिकेटेड कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन जो है मेडिकल से हमें जो कॉटन मिलता है वो है, ना कि आम कॉटन यूज करना चाहिए। हैंड ग्लव्स हमें रखना चाहिए उसमें, क्योंकि हैंड ग्लव्स से हमें इन्फेक्शन से बचेंगे। और वो भी क्लीन एंड ड्राई क्लोथ पीस, ड्राई और क्लीन क्लोथ पीस होना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। सोप, साबुन, एंटीसेप्टिक डिटॉल और सेवलॉन। सेफ्टी पिन होना चाहिए, ब्लेड्स होना चाहिए, स्मॉल पिन्स, नीडल्स, बैंडेड, टॉर्च होना चाहिए, अगर कहीं अंधेरा रहा तो उसके लिए काम आएगा। सीजर, थर्मोमीटर, पेट्रोलियम जेली, ये हमारा सेफ्टी किट मटेरियल और फर्स्ट एड मटेरियल। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल मतलब एक फेक ड्रिल, एक माहौल, हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं जिसमें कि फेक जैसा अर्थक्वेक आ रहा हो, तो उसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्सन्स लोग उसमें फंक्शन करते हैं। वो लोग ऐसा प्रीफर करेंगे, लोग ऐसा करेंगे कि ये रियल में हो रहा है। इससे क्या होगा कि उनको ट्रेनिंग मिलेगी और वो लोग रेडी रहेंगे किसी भी डिजास्टर के लिए। बहुत सारी फायर मॉक ड्रिल होती है स्कूलों में, फायर फाइटर्स के साथ मिलके ये लोग सिखाते हैं कि पीपल्स को कैसे हम लोग फायर से बचे, कैसे उसको एक्सटिंग्विश करें, कैसे हम लोग घर से बाहर आए, अलग अलग चीजें इसमें सिखाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक ड्रिल, एवुलेटिंग टू रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, फटाफट रिस्पॉन्स करना उसको, इम्प्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। अगर मॉक ड्रिल करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव हो जाएंगे। एबिलिटी टू क्विक रिस्पॉन्स द डिजास्टर, उसको जल्दी रिस्पॉन्स करना डिजास्टर को। चेकिंग कंप्लीटेंसी ऑफ प्लान्ड एक्शन, जो भी हमने प्लान बताया उनकी कॉम्पिटेंसी, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरर एंड रिस्क, कोई भी गलती और एरर जो हो सकती है जो इस डिजास्टर को और खतरनाक बना सकती है, वो हमें स्टडी करेंगे इसमें। Thank you for watching this video. If you have any doubt or queries, call on 9619768527. Please like our video and subscribe our channel.